कोनी घर पहुंची और उसे सवालों की एक कड़ी से गुजरना पड़ा। क्लिफोर्ड चाय के समय बाहर गया था, तूफान से ठीक पहले आया था, और उसकी मालकिन कहाँ थी? किसी को नहीं पता था, केवल श्रीमती बोल्टन ने सुझाव दिया कि वह जंगल में टहलने गई थी। जंगल में, ऐसे तूफान में? क्लिफोर्ड ने एक बार खुद को घबराहट की स्थिति में आने दिया। वह बिजली की हर चमक पर चौंक जाता था और हर गड़गड़ाहट पर डर जाता था। उसने बर्फीली गरज बारिश को ऐसे देखा जैसे कि वह दुनिया को खत्म करने की हिम्मत कर रही हो। वह और अधिक उत्तेजित हो गया। श्रीमती बोल्टन ने उसे शांत करने की कोशिश की। जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता, वह झोपड़ी में ही रहेगी। चिंता मत करो, उसकी महारानी बिल्कुल ठीक हैं। मुझे उसका इस तरह के तूफान में जंगल में रहना पसंद नहीं है। मुझे उसका जंगल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे गए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। वह कब बाहर गई? तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले। मैंने उसे पार्क में नहीं देखा। भगवान ही जाने कि वह कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। ओह, उसे कुछ नहीं हुआ है। आप देखेंगे, बारिश रुकने के बाद वह सीधे घर आ जाएगी। बस बारिश की वजह से वह रुकी हुई है। लेकिन बारिश बंद होने के बाद वह घर नहीं लौटी। वास्तव में समय बीत गया, सूरज अपनी आखिरी पीली झलक के लिए बाहर निकल आया, और अभी भी उसका कोई निशान नहीं था। सूरज डूब चुका था, अंधेरा हो रहा था, और पहली डिनर घंटी बज चुकी थी। यह अच्छा नहीं है, क्लिफोर्ड ने उन्माद में कहा। मैं उसे खोजने के लिए फील्ड और बेट्स को भेजने जा रहा हूँ। ओह, ऐसा मत करो, मिसेज बोल्टन चिल्लाईं। वे सोचेंगे कि कोई आत्महत्या या कुछ और कर रहा है। ओह, बहुत ज्यादा बातें मत करो। मुझे झोपड़ी में जाकर देखना चाहिए कि वो वहाँ नहीं है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। इसलिए कुछ अनुनय विनय के बाद क्लिफोर्ड ने उसे जाने की अनुमति दे दी। और इस तरह कॉनी उसे ड्राइव पर अकेली और पीली पड़ी हुई टहलती हुई मिली। मेरी लेडी, आपको मेरी तलाश में आने से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन सर क्लिफोर्ड ने खुद को इस स्थिति में डाल लिया था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि आप बिजली की चपेट में आ जाएं या गिरते हुए पेड़ से मर जाएं। और उन्होंने शव को खोजने के लिए फील्ड और बेट्स को जंगल में भेजने का निश्चय किया। इसलिए मैंने सोचा कि सभी नौकरों को परेशान करने के बजाय मैं खुद ही आ जाऊं। वह घबराई हुई सी बोली। वह अभी भी कॉनी के चेहरे पर कोमलता और जुनून की आधी सपने की झलक देख सकती थी, और वह खुद के खिलाफ जलन महसूस कर सकती थी। बिल्कुल, कॉनी ने कहा, और वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकी। दोनों महिलाएं चुपचाप गीली दुनिया में आगे बढ़ती रहीं, जबकि बड़ी बड़ी बूंदें जंगल में विस्फोट की तरह गिर रही थीं। जब वे पार्क में पहुंची, तो कॉनी आगे बढ़ गई, और मिसेज बोल्टन थोड़ी सी सांस लेने लगी। वह मोटी होती जा रही थी। क्लिफोर्ड ने कितना मूर्खतापूर्ण काम किया है कि वो इतना बड़ा उपद्रव कर रहा है। अंत में कोनी ने गुस्से में कहा, वह वास्तव में अपने आप से ही बात कर रही थी। ओह, तुम जानती हो कि पुरुष क्या होते हैं। उन्हें खुद को उत्तेजित करना पसंद है। लेकिन जैसे ही वह आपकी महारानी को देखेगा, वह ठीक हो जाएगा। कोनी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि श्रीमती बोल्टन को उसका रहस्य पता चल गया था, क्योंकि निश्चित रूप से वह ये रहस्य जानती थीं। अचानक कॉन्स्टेंस रास्ते पर स्थिर खड़ी हो गई। ये बहुत भयानक बात है कि मेरा पीछा किया जा रहा है, उसने आंखें चमकाते हुए कहा। ओह, महारानी, ऐसा मत कहिए। उसने जरूर 2 आदमियों को भेजा होगा, और वे सीधे झोपड़ी में आ गए होंगे। मुझे सच में नहीं पता था कि वह कहाँ है। कोनी इस सुझाव पर क्रोध से और भी अधिक लाल हो गई। फिर भी, जब तक उसका जुनून उस पर हावी था, वह झूठ नहीं बोल सकती थी। वो ये दिखावा भी नहीं कर सकती थी कि उसके और रखवाले के बीच कुछ नहीं है। उसने दूसरी महिला की ओर देखा, जो बहुत चालाकी से अपना सिर झुकाए खड़ी थी, फिर भी किसी तरह अपनी स्त्रीत्व में एक सहयोगी थी। ठीक है, उसने कहा, अगर ऐसा है तो ऐसा ही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों, तुम ठीक हो, मेरी औरत? तुम सिर्फ झोपड़ी में शरण लिए हुए हो। ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वे घर की ओर बढ़े। कोनी क्लिफोर्ड के कमरे में घुसी, उस पर बहुत क्रोधित थी। उसके पीले,
अति उत्तेजित चेहरे और उभरी हुई आंखों से बहुत क्रोधित थी। मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे पीछे नौकरों को भेजने की जरूरत है, वह अचानक बोल पड़ी। हे भगवान, वह भड़क उठा। तुम कहाँ थी, औरत? तुम घंटों घंटों और इस तरह के तूफान में चली गई हो। तुम उस खूनी जंगल में क्यों जाती हो? तुम क्या कर रही थी? बारिश बंद हुए भी कई घंटे हो गए हैं, कई घंटे। क्या तुम्हें पता है कि अभी क्या समय हो गया है? तुम किसी को भी पागल कर सकती हो। तुम कहाँ थी? तुम आखिर क्या कर रही थी? और अगर मैं तुम्हें बताना न चाहूँ तो क्या होगा? उसने अपनी टोपी सिर से उतारी और बाल झटकते हुए कहा। उसने अपनी उभरी हुई आंखों से उसे देखा और उसके सफ़ेद भाग में पीलापन आ गया। उसके लिए इस तरह के गुस्से में आना बहुत बुरा था। श्रीमती बोल्टन ने उसके साथ कई दिनों तक थका देने वाला समय बिताया। कोनी को अचानक घबराहट महसूस हुई, लेकिन सच में, उसने नरमी से कहा, कोई भी सोचेगा कि मैं पता नहीं कहाँ थी। मैं बस तूफान के दौरान झोपड़ी में बैठी रही और अपने लिए थोड़ी सी आग जलाई और खुश रही। अब वो सहजता से बोली, आखिर उसे और परेशान क्यों करना? उसने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। और अपने बालों को देखो, उसने कहा, अपने आप को देखो। हाँ, उसने शांति से उत्तर दिया। मैं बिना कपड़ों के ही बारिश में बाहर भागी थी। वह अवाक होकर उसे देखता रहा। तुम पागल हो गए हो, उसने कहा। क्यों? बारिश से नहाने के लिए। और तुमने खुद को कैसे सुखाया? एक पुराने तौलिए पर और आग के पास। वह अभी भी अचंभित भाव से उसे देख रहा था। उन्होंने कहा, और मान लीजिए कोई आ गया। कौन आएगा? कौन? क्यों? कोई भी। और मेलर्स, क्या वह आता है? उसे शाम को आना चाहिए। हाँ, वो बाद में आया था, जब मौसम साफ हो गया था, तीतरों को मक्का खिलाने के लिए। वह अद्भुत बेपरवाही से बोल रही थी। श्रीमती बोल्टन, जो अगले कमरे में सुन रही थी, ने पूरी प्रशंसा से सुना। सोचिए कि एक महिला इतनी सहजता से ये सब कर सकती है। और मान लीजिए कि वह तब आया जब आप पागलों की तरह बिना कुछ पहने बारिश में इधर उधर भाग रहे थे। मुझे लगता है कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर लगा होगा और वह जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गया होगा। क्लिफोर्ड अभी भी उसे घूर रहा था। वह अपनी अचेतन अवस्था में क्या सोचता था, ये वह कभी नहीं जान पाएगा। और वह इतना हैरान था कि अपनी ऊपरी चेतना में एक भी स्पष्ट विचार नहीं बना पाया। उसने बस जो कुछ भी उसने कहा उसे स्वीकार कर लिया, एक तरह से शून्य में। और वह उसकी प्रशंसा करता था। वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह बहुत लाल, सुंदर और चिकनी लग रही थी, प्यार चिकनी। कम से कम, उन्होंने शांत होते हुए कहा, यदि आपको भयंकर सर्दी नहीं लगी तो आप भाग्यशाली होंगे। ओह, मुझे सर्दी नहीं है, उसने जवाब दिया। वह दूसरे आदमी के शब्दों के बारे में सोच रही थी, ये सबसे अच्छी महिला की गांड है। वह चाहती थी, वह दिल से चाहती थी कि वह क्लिफोर्ड को बता सके कि यह बात उससे प्रसिद्ध तूफान के दौरान कही गई थी। हालांकि, वह खुद को एक नाराज रानी की तरह पेश करती है और कपड़े बदलने के लिए ऊपर चली जाती है। उस शाम क्लिफोर्ड उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। वह नवीनतम वैज्ञानिक धार्मिक पुस्तकों में से एक पढ़ रहा था। उसके अंदर एक तरह का नकली धर्म था और वह अपने अहंकार के भविष्य के बारे में अहंकारी रूप से चिंतित था। कॉनी से किसी पुस्तक के बारे में बातचीत करना उसकी आदत थी, क्योंकि उनके बीच बातचीत लगभग रासायनिक रूप से होनी थी। उन्हें अपने दिमाग में इसे लगभग रासायनिक रूप से गढ़ना था। वैसे इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने अपनी किताब की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, अगर हम विकास के कुछ और युग पीछे होते तो तुम्हें बारिश में बाहर भागकर अपने जोशीले शरीर को ठंडा करने की जरूरत नहीं होती। ये रहा, ब्रह्मांड हमें दो पहलू दिखाता है। एक तरफ ये शारीरिक रूप से नष्ट हो रहा है, दूसरी तरफ ये आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ रहा है। कोनी ने और अधिक सुनने की उम्मीद में उसकी बात सुनी, लेकिन क्लिफोर्ड इंतजार कर रहा था। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। और यदि यह आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ जाता है, उसने कहा, तो यह नीचे, उस स्थान पर जहां इसकी पूंछ हुआ करती थी, क्या छोड़ जाता है?
उन्होंने कहा, आदमी को उसके मतलब के अनुसार समझो। मैं मानता हूँ कि ऊपर उठना उसके बर्बाद होने के विपरीत है। आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो जाना, ऐसा कहा जा सकता है। नहीं, लेकिन गंभीरता से, बिना मजाक किए, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ है? उसने फिर उसकी ओर देखा। शारीरिक रूप से कमजोर, उसने कहा, मैं देख रही हूँ कि तुम मोटे हो रहे हो, और मैं खुद को कमजोर नहीं कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सूरज पहले से छोटा हो गया है? वह मेरे लिए नहीं है। और मुझे लगता है कि आदम ने हव्वा को जो सेब दिया था, वह वास्तव में हमारे नारंगी पिप्पिन में से एक से ज्यादा बड़ा नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि वह बड़ा था? अच्छा, सुनिए वह कैसे आगे बढ़ता है। यह इस प्रकार धीरे धीरे गुजर रहा है, समय के हमारे माप में अकल्पनीय धीमेपन के साथ, नई रचनात्मक स्थितियों में, जिसके बीच भौतिक दुनिया, जैसा कि हम वर्तमान में जानते हैं, एक लहर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा जिसे बमुश्किल शून्यता से अलग किया जा सकेगा। वह मजे से सुन रही थी। तरह तरह की अनुचित बातें उसके दिमाग में आ रही थीं, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, ये कैसी मूर्खतापूर्ण चाल है। मानो उसकी छोटी सी अहंकारी चेतना ये जान सकती है कि क्या हो रहा है, वह भी इतनी धीमी गति से। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो पृथ्वी पर एक भौतिक विफलता है, इसलिए वह पूरे ब्रह्मांड को एक भौतिक विफलता बनाना चाहता है। यह एक छोटी सी धृष्टता है। ओह, लेकिन सुनो, महान व्यक्ति के गंभीर शब्दों को बीच में मत टोको। दुनिया में वर्तमान प्रकार की व्यवस्था एक अकल्पनीय भाग से उत्पन्न हुई है, और एक अकल्पनीय भविष्य में अपनी कब्र पाएगी। अमूर्त रूपों का अथाह क्षेत्र और रचनात्मकता अपने परिवर्तनशील चरित्र के साथ हमेशा अपने स्वयं के प्राणियों द्वारा नए सिरे से निर्धारित की जाती है, और ईश्वर, जिसकी बुद्धि पर सभी प्रकार की व्यवस्था निर्भर करती है, बस यहीं पर वह समाप्त होता है। कोनी घृणा से बैठी सुन रही थी। वह आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो चुका है, उसने कहा। कितनी सारी चीजें, अकल्पनीय और कब्रों में व्यवस्था के प्रकार, और अमूर्त रूपों के क्षेत्र, और परिवर्तनशील चरित्र के साथ रचनात्मकता, और व्यवस्था के रूपों के साथ ईश्वर का मिश्रण। क्यों, यह मूर्खतापूर्ण है? क्लिफोर्ड ने कहा, मुझे कहना होगा कि यह थोड़ा अस्पष्ट रूप से समूह है, गैसों का मिश्रण है। फिर भी, मुझे लगता है कि इस विचार में कुछ बात है कि ब्रह्मांड भौतिक रूप से नष्ट हो रहा है और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ रहा है। क्या तुम ऐसा करोगे? तो इसे ऊपर जाने दो, जब तक कि यह मुझे सुरक्षित और ठोस रूप से शारीरिक रूप से यहाँ नीचे छोड़ दे। क्या तुम्हें अपना शरीर पसंद है? उसने पूछा। मुझे ये बहुत पसंद है। और उसके दिमाग में ये शब्द आए, ये सबसे अच्छी महिला की गांड है। लेकिन यह वाकई असाधारण बात है, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह एक बोझ है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि एक महिला को मानसिक जीवन में कोई परम आनंद नहीं मिलता। परम सुख, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। क्या इस तरह की मूर्खता मन के जीवन का परम सुख है? नहीं, धन्यवाद, मुझे शरीर दे दो। मेरा मानना है कि शरीर का जीवन मन के जीवन से कहीं बड़ी वास्तविकता है, जब शरीर वास्तव में जीवन के प्रति जागृत होता है। लेकिन बहुत से लोगों ने, आपकी प्रसिद्ध पवन मशीन की तरह, केवल अपने भौतिक शवों पर मन ही लगाया हुआ है। वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। उन्होंने कहा, शरीर का जीवन पशुओं का जीवन ही है, और यह पेशेवर लाशों के जीवन से बेहतर है। लेकिन ये सच नहीं है। मानव शरीर अभी अभी वास्तविक जीवन में आ रहा है। यूनानियों के साथ इसने एक प्यारी सी झिलमिलाहट दी, फिर प्लेटो और अरस्तु ने इसे मार डाला और यीशु ने इसे खत्म कर दिया। लेकिन अब शरीर वास्तव में जीवन में आ रहा है, ये वास्तव में कब्र से उठ रहा है। और यह सुंदर ब्रह्मांड में एक सुंदर जीवन होगा, मानव शरीर का जीवन। मेरे प्यारे, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम ही सब कुछ शुरू करने जा रहे हो। सच है, तुम छुट्टी मनाने जा रहे हो, लेकिन इस बात पर इतना भी खुश मत हो जाना। मेरा विश्वास करो, जो भी भगवान है, वह धीरे धीरे मनुष्य से आंत और पाचन तंत्र को खत्म कर रहा है, ताकि एक उच्चतर, अधिक आध्यात्मिक प्राणी का विकास हो सके। क्लिफोर्ड, मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं, जब मुझे लगता है कि जो भी ईश्वर है,
वो आखिरकार मेरे भीतर जाग गया है, जैसा कि तुम कहते हो, और वहाँ भोर की तरह खुशी से लहरा रहा है। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं, जब मैं इसके बिल्कुल विपरीत महसूस करता हूँ? ओह, बिल्कुल। और आप में यह असाधारण परिवर्तन किस कारण से हुआ है? बारिश में पूरी तरह से नग्न होकर बाहर भागना और बेचैंटे बजाना, सनसनी की चाहत या वेनिस जाने की प्रत्याशा? दोनों। क्या आपको लगता है कि मेरे जाने पर इतना रोमांचित होना बुरी बात है? उसने कहा, इसे इतने स्पष्ट रूप से दिखाना बहुत भयानक है, तो मैं इसे छिपा दूंगा। ओह, परेशान मत हो, तुम मुझे लगभग रोमांचित कर रहे हो। मुझे लगभग ऐसा लग रहा है कि मैं ही जा रहा हूँ। अच्छा, तुम क्यों नहीं आते? हम इस सब पर चर्चा कर चुके हैं। और सच तो यह है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा रोमांच इस सबको एक अस्थायी विदाई देने में सक्षम होने से आता है। इस समय सबको अलविदा कहने से ज़्यादा रोमांचक कुछ नहीं है, लेकिन हर बिछड़ने का मतलब है कहीं और मिलना। और हर मुलाकात एक नया बंधन है। मैं कोई नया बंधन नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, जब तक देवता सुन रहे हैं, घमंड मत करो। वह अचानक रुक गई। नहीं, मैं घमंड नहीं करूंगी, उसने कहा, लेकिन वह फिर भी जाने से रोमांचित थी, बंधन टूटने का एहसास। वो खुद को रोक नहीं सकी। क्लिफोर्ड को नींद नहीं आ रही थी। वह सारी रात श्रीमती बोल्टन के साथ जुआ खेलता रहा, जब तक कि उसे इतनी नींद नहीं आ गई कि वह जी न सके। और हिल्डा के आने का दिन आ गया। कोनी ने मिलर्स के साथ तय किया था कि अगर उनकी रात के लिए सब कुछ ठीक रहा, तो वह खिड़की के बाहर एक हरा शॉल लटका देगी। अगर निराशा हुई, तो लाल शॉल। श्रीमती बोल्टन ने कोनी को सामान पैक करने में मदद की। महारानी के लिए यह बहुत अच्छा होगा कि वे बदल जाएं। मुझे लगता है कि ऐसा होगा। आपको कुछ समय के लिए सर क्लिफोर्ड को अकेले अपने हाथों में रखने में कोई आपत्ति नहीं है न? अरे नहीं, मैं उसे बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। मेरा मतलब है, मैं वह सब कर सकता हूँ जो उसे मुझसे करवाना है। क्या आपको नहीं लगता कि वो पहले से बेहतर है? बहुत बढ़िया, आप उसके साथ कमाल करते हैं। क्या मैं ऐसा सोचता हूँ? लेकिन पुरुष सभी एक जैसे होते हैं, बस बच्चे, और आपको उनकी चापलूसी करनी होती है और उन्हें बहलाना फुसलाना होता है और उन्हें ये सोचने देना होता है कि वे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, मेरी लेडी? मुझे डर है कि मेरे पास ज़्यादा अनुभव नहीं है। कोनी ने अपना काम बीच में ही रोक दिया। क्या तुम्हें अपने पति को भी संभालना पड़ता था और एक बच्चे की तरह उसे बहलाना फुसलाना पड़ता था? उसने दूसरी महिला की ओर देखते हुए पूछा। श्रीमती बोल्टन भी रुक गईं। ठीक है, उसने कहा, मुझे उसे भी काफी मनाना पड़ा, लेकिन उसे हमेशा पता था कि मैं क्या चाहती हूँ, यह मैं जरूर कहना चाहूंगी। लेकिन वह आमतौर पर मेरी बात मान लेता था। वो कभी भी स्वामी और मालिक नहीं था। नहीं, कम से कम कभी कभी उसकी आंखों में एक नज़र होती थी, और तब मुझे पता चलता था कि मुझे हार माननी पड़ेगी। लेकिन आमतौर पर वह मेरे सामने झुक जाता था। नहीं, वो कभी भी स्वामी और मालिक नहीं था, लेकिन मैं भी नहीं था। मुझे पता था कि मैं उसके साथ आगे नहीं जा सकता, और तब मैं हार मान लेता था, हालांकि कभी कभी मुझे इसकी अच्छी कीमत चुकानी पड़ती थी। और यदि तुम उसके खिलाफ खड़े होते तो क्या होता? ओह, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। जब वो गलत था, तब भी, अगर उसे ठीक किया गया था, तो मैंने हार मान ली। आप देखिए, मैं कभी भी हमारे बीच जो था उसे तोड़ना नहीं चाहता था। और अगर आप वास्तव में किसी व्यक्ति के खिलाफ अपनी इच्छा रखते हैं, तो ये खत्म हो जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति की परवाह करते हैं, तो आपको उसके दृढ़ निश्चय के बाद उसे झुकना ही होगा, चाहे आप सही हो या गलत, आपको झुकना ही होगा। अन्यथा आप कुछ तोड़ देंगे। लेकिन मुझे कहना होगा, टेड कभी कभी मेरे सामने झुक जाता था, जब मैं किसी चीज पर दृढ़ निश्चय होता था और गलत होता था। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से नुकसानदेह है, और आप अपने सभी मरीजों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। कोनी ने पूछा। ओह, ये अलग बात है। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसी तरह मुझे पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, या मैं जानने की कोशिश करता हूँ,
और फिर मैं बस उनके भले के लिए उन्हें प्रबंधित करने का प्रयास करता हूँ। ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं है जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं। ये काफी अलग है। एक बार जब आप किसी पुरुष से वास्तव में प्यार करने लगते हैं, तो आप लगभग किसी भी पुरुष से स्नेह कर सकते हैं, अगर उसे आपकी जरूरत है। लेकिन यह एक ही बात नहीं है। आपको वास्तव में परवाह नहीं है। मुझे संदेह है, एक बार जब आप वास्तव में परवाह करते हैं, तो क्या आप कभी वास्तव में फिर से परवाह कर सकते हैं? इन शब्दों से कोनी डर गई। क्या आपको लगता है कि किसी की परवाह केवल एक बार ही की जा सकती है? उसने पूछा। या कभी नहीं। ज्यादातर औरतें कभी परवाह नहीं करती, कभी शुरू भी नहीं करती। उन्हें नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। नहीं पुरुष। लेकिन जब मैं किसी औरत को परवाह करते देखता हूँ, तो मेरा दिल उसके लिए रुक जाता है। और क्या आपको लगता है कि पुरुष आसानी से बुरा मान जाते हैं? हाँ, अगर आप उनके स्वाभिमान पर चोट करते हैं। लेकिन क्या महिलाएं एक जैसी नहीं होती? सिर्फ हमारे दो स्वाभिमान थोड़े अलग हैं। कोनी ने इस पर विचार किया। उसे फिर से अपने दूर जाने के बारे में कुछ संदेह होने लगा। आखिरकार, क्या वह अपने पति को थोड़े समय के लिए ही सही, पर जाने नहीं दे रही थी? और वह ये जानता था, इसलिए वह इतना विचित्र और व्यंग्यात्मक था। फिर भी, मानव अस्तित्व बाहरी परिस्थितियों की मशीन द्वारा काफी हद तक नियंत्रित है। वह इस मशीन की शक्ति में थी। वह 5 मिनट में खुद को मुक्त नहीं कर सकती थी। वह ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। हिल्डा गुरुवार की सुबह ठीक समय पर पहुंची, एक फुर्तीली 2 सीटर कार में। उसका सूटकेस पीछे मजबूती से बंधा हुआ था। वह हमेशा की तरह ही शर्मीली और युवती जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी अपनी वही इच्छा थी। उसकी अपनी एक बहुत बड़ी इच्छा थी, जैसा कि उसके पति को पता चल गया था। लेकिन पति अब उसे तलाक दे रहा था। हाँ, उसने उसके लिए ऐसा करना आसान भी बना दिया, हालांकि उसका कोई प्रेमी नहीं था। फिलहाल, वो पुरुषों से दूर थी। वह अपनी मालकिन होने से बहुत संतुष्ट थी, और अपने 2 बच्चों की मालकिन, जिन्हें वह ठीक से पालने जा रही थी, चाहे इसका मतलब कुछ भी हो। कोनी को भी सिर्फ एक सूटकेस ले जाने की अनुमति थी, लेकिन उसने अपने पिता के लिए एक ट्रंक भेजा था, जो ट्रेन से जा रहे थे। वेनिस जाने के लिए कार लेने का कोई फायदा नहीं था, और जुलाई में इटली में मोटर से जाना बहुत ज्यादा गर्म था। वह आराम से ट्रेन से जा रहा था। वह अभी अभी स्कॉटलैंड से आया था, इसलिए एक विनम्र आर्केडियन फील्ड मार्शल की तरह हिल्डा ने यात्रा के भौतिक भाग की व्यवस्था की। वह और कोनी ऊपर के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन हिल्डा, कोनी ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैं आज रात यहीं पास में रहना चाहती हूँ। यहाँ नहीं, यहीं पास में। हिल्डा ने अपनी बहन को ग्रे, रहस्यमयी आंखों से देखा। वह बहुत शांत लग रही थी, और वह अक्सर बहुत गुस्से में रहती थी। कहाँ? यहीं पास? उसने धीरे से पूछा। खैर, तुम्हें पता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, है ना? मुझे लगा कि वहाँ कुछ तो है। वह यहीं पास में रहता है, और मैं यह आखिरी रात उसके साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे ऐसा करना ही होगा। मैंने वादा किया है। कोनी जिद करने लगी। हिल्डा ने चुपचाप अपना मिनवा जैसा सिर झुका लिया। फिर उसने ऊपर देखा। क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि वह कौन है? उसने कहा। वह हमारा गेम कीपर है, कोनी ने कहा, और वह एक शर्मिंदा बच्चे की तरह स्पष्ट रूप से लाल हो गई। कोनी, हिल्डा ने घृणा से अपनी नाक को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, यह इशारा उसे अपनी माँ से मिला था। मुझे पता है, लेकिन वो वाकई बहुत प्यारा है। वह कोमलता को अच्छी तरह समझता है, कोनी ने उससे माफी मांगते हुए कहा। हिल्डा, एक सुर्ख, गहरे रंग की एथेना की तरह, अपना सिर झुकाए हुए सोच रही थी। वह वास्तव में बहुत गुस्से में थी, लेकिन वह इसे दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोनी, अपने पिता की तरह, तुरंत ही उग्र और अनियंत्रित हो जाएगी। ये सच था, हिल्डा क्लिफोर्ड को पसंद नहीं करती थी, उसका ये शांत आश्वासन कि वह कोई है। उसे लगा कि उसने कोनी का शर्मनाक और बेशर्मी से इस्तेमाल किया है। उसे उम्मीद थी कि उसकी बहन उसे छोड़ देगी, लेकिन एक ठोस स्कॉटिश मध्यम वर्ग होने के नाते
वो खुद को या परिवार को किसी भी तरह से नीचा दिखाने से नफरत करती थी। उसने आखिरकार ऊपर देखा। तुम्हें इसका पछतावा होगा, उसने कहा। मैं ऐसा नहीं करूंगी, कोनी लाल होकर बोली। वह बिल्कुल अपवाद है। मैं उससे सच में प्यार करती हूँ। वह प्रेमी के रूप में बहुत प्यारा है। हिल्डा अभी भी सोच में थी। तुम बहुत जल्द ही उससे उबर जाओगे, उसने कहा, और उसके कारण तुम्हें खुद पर शर्म आएगी। नहीं, मुझे उम्मीद है कि मुझे उसका बच्चा होगा। कोनी, हिल्डा ने हथौड़े की चोट की तरह कठोर स्वर में कहा और क्रोध से पीली पड़ गई। अगर संभव हो तो मैं ऐसा करूंगी। अगर उससे मेरी संतान हुई तो मुझे बहुत गर्व होगा। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, हिल्डा ने सोचा। और क्या क्लिफोर्ड को संदेह नहीं है? उसने कहा। अरे नहीं, वह ऐसा क्यों करेगा? हिल्डा ने कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने उसे संदेह के लिए पर्याप्त अवसर दिए हैं। बिल्कुल नहीं, और आज रात का काम तो बिल्कुल बेकार की मूर्खता लग रही है। वह आदमी कहाँ रहता है? जंगल के दूसरे छोर पर झोपड़ी में। क्या वह कुंवारा है? नहीं, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। कितनी उम्र? मुझे नहीं मालूम। मुझसे भी बड़ा। हिल्डा हर उत्तर पर और अधिक क्रोधित हो जाती थी, अपनी माँ की तरह क्रोधित, एक प्रकार की आवेशपूर्ण अवस्था में। लेकिन फिर भी वह इसे छिपाती थी। अगर मैं आपकी जगह होती तो आज रात की भागदौड़ छोड़ देती, उसने शांति से सलाह दी। मैं नहीं जा सकता, मुझे आज रात उसके साथ रहना होगा, नहीं तो मैं वेनिस बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। हिल्डा ने फिर से अपने पिता की आवाज़ सुनी और उसने सिर्फ कूटनीति के चलते रास्ता दिया। और वह दोनों को मैंसेफील्ड में डिनर के लिए जाने, अंधेरा होने के बाद कॉनी को वापस गली के छोर पर लाने और अगली सुबह उसे गली के छोर से लाने के लिए राजी हो गई, जबकि वह खुद मैंसेफील्ड में सो रही थी, जो कि सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था। अच्छा चल रहा था, लेकिन वह बहुत क्रोधित थी। उसने अपनी बहन के खिलाफ ये गुस्सा जताया, उसकी योजना में ये रुकावट थी। कोनी ने अपनी खिड़की पर एक पन्ना हरा शॉल डाल दिया। अपने क्रोध के बल पर हिल्डा क्लिफोर्ड के प्रति गर्म हो गई। आखिरकार उसके पास दिमाग था, और अगर उसके पास कोई सेक्स नहीं था तो यह और भी अच्छा था, इस बारे में झगड़ा कम होगा। हिल्डा को अब उस सेक्स व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जहां पुरुष गंदे, स्वार्थी, छोटे छोटे डरावने बन जाते थे। कोनी को वास्तव में कई महिलाओं की तुलना में कम सहन करना पड़ता था अगर वह जानती थी कि यह क्या है। और क्लिफोर्ड ने फैसला किया कि हिल्डा, आखिरकार, एक निश्चित रूप से बुद्धिमान महिला थी, और अगर कोई व्यक्ति राजनीति में जा रहा हो तो वह एक बेहतरीन सहायक साबित होगी। हाँ, उसमें कोनी की मूर्खता बिल्कुल नहीं थी। कोनी एक बच्ची की तरह थी, आपको उसके लिए बहाने बनाने पड़ते थे, क्योंकि वह पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं थी। हॉल में सुबह सुबह चाय का प्याला चल रहा था, जहां सूरज की रोशनी आने के लिए दरवाजे खुले थे। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा हाँफ रहे थे। अलविदा कोनी लड़की, सुरक्षित मेरे पास वापस आओ। अलविदा क्लिफोर्ड। हाँ, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। कोनी लगभग कोमल हो गई थी। अलविदा हिल्डा, तुम उस पर नजर रखोगी, है न? मैं 2 भी रख लूंगी, हिल्डा ने कहा। वह बहुत दूर तक भटकेगी नहीं, यह एक वादा है। अलविदा श्रीमती बोल्टन, मुझे पता है कि आप सर क्लिफोर्ड की अच्छी तरह से देखभाल करेगी। मैं जो कर सकता हूँ करूँगा, महामहिम। और अगर कोई खबर हो तो मुझे लिखो, और सर क्लिफोर्ड के बारे में बताओ कि वह कैसे हैं। बहुत बढ़िया, महामहिम, मैं जाऊँगा। अच्छा समय बिताए और वापस आकर हमारा उत्साह बढ़ाए। सबने हाथ हिलाया। गाड़ी चल दी। कोनी ने पीछे मुड़कर देखा और क्लिफोर्ड को सीढ़ियों के ऊपर अपनी कुर्सी पर बैठे देखा। आखिरकार वो उसका पति था, रग्बी उसका घर था, हालात ने ऐसा कर दिया था। श्रीमती चैम्बर्स ने गेट पकड़ लिया और अपनी महिला मित्र को छुट्टियों की शुभकामनाएं दी। कार पार्क को छुपाने वाली अंधेरी सड़क से निकलकर हाई रोड पर आ गई, जहां कॉलियर घर की ओर जा रहे थे। हिल्डा क्रॉसहिल रोड पर मुड़ी, जो मुख्य सड़क नहीं थी बल्कि मैंसेफील्ड की ओर जाती थी। कोनी ने चश्मा लगाया। वे रेलवे के बगल से भागे, जो उनके नीचे एक कट में थी।
फिर वे एक पुल पर कट को पार कर गए। वही झोपड़ी की ओर जाने वाली गली है, कोनी ने कहा। हिल्डा ने अधीरता से उसकी ओर देखा। ये बहुत दुखद है कि हम सीधे नहीं जा सकते, उसने कहा। हम 9 बजे तक पॉल मॉल पहुंच सकते थे। मुझे आपके लिए खेद है, कोनी ने अपने चश्मे के पीछे से कहा। वे जल्द ही मैनसेफील्ड पहुंच गए, जो कभी रोमांटिक था, लेकिन अब पूरी तरह से निराशाजनक कोयला खदान वाला शहर है। हिल्डा मोटर कार बुक में बताए गए होटल में रुकी और एक कमरा ले लिया। पूरी बात बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं थी और वह बात करने के लिए लगभग बहुत गुस्से में थी। हालांकि कोनी को उसे उस आदमी के इतिहास के बारे में कुछ बताना था। वह, तुम उसे किस नाम से पुकारते हो? तुम सिर्फ वह कहते हो, हिल्डा ने कहा। मैंने उसे कभी किसी नाम से नहीं पुकारा, नहीं उसने मुझे, जो कि अजीब है जब आप इस बारे में सोचते हैं। जब तक हम लेडी जेन और जॉन थॉमस नहीं कहते। लेकिन उसका नाम ओलिवर मेलर्स है, और आप लेडी चैटली की जगह मिसेज ओलिवर मेलर्स बनना कैसे पसंद करेगी? मुझे ये बहुत पसंद आएगा। कोनी के साथ कुछ नहीं किया जा सकता था, और वैसे भी अगर वह आदमी भारत में 4 या 5 साल तक सेना में लेफ्टिनेंट रहा था, तो वह कमोबेश पेश करने लायक तो होगा ही। जाहिर है उसमें चरित्र था। हिल्डा थोड़ी नर्म पड़ने लगी। लेकिन कुछ समय में तुम उससे निपट लोगी, उसने कहा, और फिर तुम्हें उसके साथ जुड़े होने पर शर्म आएगी। कामकाजी लोगों के साथ कोई घुल मिल नहीं सकता। लेकिन आप तो वाकई समाजवादी हैं। आप हमेशा मजदूर वर्ग के पक्ष में खड़े रहते हैं। मैं राजनीतिक संकट में उनके पक्ष में हो सकता हूँ, लेकिन उनके पक्ष में होने से मुझे पता चलता है कि किसी के जीवन को उनके साथ मिलाना कितना असंभव है। घमंड की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि पूरी लय अलग है। हिल्डा वास्तविक राजनीतिक बुद्धिजीवियों के बीच रह चुकी थी, इसलिए वह निराधार थी। होटल में बिताई गई शाम बहुत लंबी हो गई और आखिरकार उन्होंने एक साधारण डिनर किया। फिर कोनी ने कुछ चीजें एक छोटे से रेशमी बैग में रखी और एक बार फिर अपने बालों में कंघी की। आखिरकार, हिल्डा, उसने कहा, प्यार अद्भुत हो सकता है जब आपको लगता है कि आप जी रहे हैं और आप सृष्टि के बीच में हैं। ये लगभग उसकी शेख ही बघारने जैसा था। मुझे लगता है कि हर मच्छर को ऐसा ही लगता है, हिल्डा ने कहा। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? ये कितना अच्छा है। शाम बहुत ही साफ और लंबी थी, छोटे से शहर में भी। पूरी रात आधी रोशनी रहती। चेहरे पर नकाब जैसा भाव लिए, नाराजगी से, हिल्डा ने फिर से अपनी कार स्टार्ट की और दोनों अपनी राह पर वापस लौट आए, बोल्सोवर से होते हुए दूसरी सड़क पर। कोनी ने अपना चश्मा और टोपी पहन ली और चुपचाप बैठी रही। हिल्डा के विरोध के कारण वह उस आदमी के साथ खड़ी थी, वो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रहती थी। क्रॉस हिल से गुजरने तक उन्होंने अपनी हेडलाइट्स चालू कर ली थीं, और कटिंग में गुजरने वाली छोटी सी रोशनी वाली ट्रेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो गई हो। हिल्डा ने पुल के अंत में गली में मोड़ का अनुमान लगा लिया था। वह अचानक धीमी हो गई और सड़क से हट गई। लाइटें घास वाली उगी हुई गली में चमक रही थीं। कोनी ने बाहर देखा। उसने एक छायादार आकृति देखी और उसने दरवाज़ा खोला। हम यहाँ हैं, उसने धीरे से कहा, लेकिन हिल्डा ने लाइटें बंद कर दी थीं और वह पीछे मुड़ने में व्यस्त थी। पुल पर कुछ नहीं, उसने संक्षेप में पूछा। तुम ठीक हो? आदमी की आवाज ने कहा। वह पुल पर पीछे की ओर गई, कार को पीछे की ओर मोड़ा, कार को सड़क पर कुछ गज आगे चलने दिया, फिर गली में वापस आ गई, एक विच एल्म पेड़ के नीचे, घास और ब्रेकिन को कुचलते हुए। फिर सारी लाइटें बुझ गईं। कोनी नीचे उतर गई। वह आदमी पेड़ों के नीचे खड़ा था। क्या तुमने बहुत देर तक इंतजार किया? कोनी ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने जवाब दिया। वे दोनों हिल्डा के बाहर आने का इंतजार करने लगे, लेकिन हिल्डा ने कार का दरवाज़ा बंद कर लिया और चुपचाप बैठी रही। यह मेरी बहन हिल्डा है। क्या तुम आकर उससे बात नहीं करोगी? हिल्डा, यह मिस्टर मेलर्स हैं। रक्षक ने अपनी टोपी उठाई लेकिन नजदीक नहीं गया। हमारे साथ कॉटेज तक चलो, हिल्डा, कोनी ने विनती की। ये ज्यादा दूर नहीं है। कार का क्या हुआ? लोग उन्हें गलियों में छोड़ जाते हैं।
चाबी तुम्हारे पास है। हिल्डा चुप रही, कुछ सोचती रही। फिर उसने पीछे की ओर गली की ओर देखा। क्या मैं पीछे जा सकती हूँ? उसने कहा। ओह हाँ, रक्षक ने कहा। वह धीरे धीरे मोड़ के पास से पीछे हटी, सड़क की नजरों से ओझल हो गई, कार को लॉक किया और नीचे उतर गई। रात थी, लेकिन उजला अंधेरा। खाली गली के पास झाड़ियां ऊंची और जंगली थीं, और बहुत अंधेरा लग रहा था। हवा में एक ताज़ा मीठी खुशबू थी। रक्षक आगे बढ़ गया, फिर कोनी आई, फिर हिल्डा, और चुपचाप उसने मुश्किल जगहों को फ्लैश लाइट टॉर्च से रोशन किया, और वे फिर से आगे बढ़ गए, जबकि एक उल्लू ओक के ऊपर से धीरे से चिल्ला रहा था, और फ्लोसी चुपचाप इधर उधर घूम रही थी। कोई भी बोल नहीं सकता था, कहने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार कोनी ने घर की पीली रोशनी देखी, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह थोड़ी डरी हुई थी। वे अभी भी भारतीय कतार में आगे बढ़ रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला और उन्हें गर्म लेकिन खाली छोटे से कमरे में ले गया। आग भट्ठी में धीमी और लाल जल रही थी। मेज़ पर 2 प्लेट और 2 गिलास एक बार के लिए उचित सफ़ेद मेज़पोश पर रखे गए थे। हिल्डा ने अपने बाल झटकते हुए खाली, उदास कमरे में चारों ओर देखा। फिर उसने हिम्मत जुटाई और उस आदमी की तरफ देखा। वो मध्यम लंबा और पतला था, और उसे वह अच्छा दिखने वाला लगा। उसने खुद को शांत दूरी पर रखा, और बोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बैठ जाओ, हिल्डा, कोनी ने कहा। हाँ, उसने कहा। क्या मैं तुम्हारे लिए चाय या कुछ और बना सकता हूँ, या तुम एक गिलास बियर पियोगे? यह मध्यम रूप से ठंडा है। बियर, कोनी ने कहा। मेरे लिए बियर ला दो, प्लीज। हिल्डा ने एक तरह की नकली शर्म के साथ कहा। उसने उसकी तरफ देखा और पलकें झपकाईं। उसने एक नीला जग लिया और रसोई घर की ओर चल दिया। जब वह बियर लेकर वापस आया, तो उसका चेहरा फिर से बदल चुका था। कोनी दरवाजे के पास बैठ गया और हिल्डा उसकी सीट पर, दीवार की ओर पीठ करके, खिड़की के कोने के पास बैठ गई। वो उसकी कुर्सी है, कोनी ने धीरे से कहा, और हिल्डा ऐसे उठी मानो उसने उसे जला दिया हो। चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। तुम जो चाहो, खुशी से बोलो, हम में से कोई भी बड़ा भालू नहीं है, उसने पूरी शांति से कहा। और वह हिल्डा के लिए एक गिलास ले आया, और नीले जग से सबसे पहले उसे बियर पिलाई। सिगरेट के बारे में, उसने कहा, मेरे पास एक भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अपनी सिगरेट है। मैं धूम्रपान नहीं करता, भाई। क्या तुम कुछ खाओगे? वह सीधे कोनी की ओर मुड़ा। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं तो क्या तुम कुछ खाओगे? आमतौर पर एक निवाला ही काफी होता है। उसने स्थानीय भाषा में एक अजीब शांत आत्मविश्वास के साथ बात की, जैसे कि वह सराय का मकान मालिक हो। वहाँ क्या है? कोनी ने लाल होते हुए पूछा। उबला हुआ हैम, पनीर, अचार वाले अखरोट, अगर आप चाहें तो। कुछ भी नहीं। हाँ, कोनी ने कहा। क्या तुम नहीं करोगी, हिल्डा? हिल्डा ने उसकी ओर देखा। आप यॉर्कशायर क्यों बोलते हैं? उसने धीरे से पूछा। वह यॉर्कशायर नहीं है, वह डर्बी है। उसने उस फीकी, दूर की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। डर्बी? तो फिर तुम डर्बी क्यों बोलते हो? तुम पहले तो स्वाभाविक अंग्रेजी बोलते थे। क्या मैंने ऐसा किया? और अगर मेरा मन बदल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, नहीं, अगर मुझे ठीक लगे तो मैं डर्बी से बात कर सकता हूँ। अगर तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये थोड़ा प्रभावित लगता है, हिल्डा ने कहा। हाँ, ऐसा ही है। और टैवरशाल में तुम प्रभावित लगोगे। उसने फिर से उसकी ओर देखा, एक अजीब गन्ना दूरी के साथ, उसके गाल की हड्डी के साथ, जैसे कि कह रहा हो, ये, और तुम कौन हो? वह भोजन के लिए पेंट्री की ओर चला गया। बहनें चुपचाप बैठी रहीं। वह एक और प्लेट, चाकू और कांटा लेकर आया। फिर उसने कहा, और अगर आपके साथ भी ऐसा ही है, तो मैं भी अपना कोट उतार दूंगा जैसे बाकी लोग करते हैं। और उसने अपना कोट उतारकर खूंटी पर टांग दिया, फिर अपनी कमीज की आस्तीन में ही मेज पर बैठ गया, पतली, क्रीम रंग की फलालन की कमीज। तुम्हारे साथ चलो, उसने कहा। तुम्हारे साथ चलो, एक सिन के लिए इंतजार नहीं करना। उसने रोटी काटी, फिर निश्चल होकर बैठ गया।
हिल्डा ने, जैसा कि कॉनी को कभी हुआ करता था, उसकी चुप्पी और दूरी की शक्ति को महसूस किया। उसने मेज पर उसका छोटा, संवेदनशील, ढीला हाथ देखा। वह कोई साधारण कामकाजी आदमी नहीं था, वो अभिनय कर रहा था। अभिनय। फिर भी, उसने थोड़ा पनीर लेते हुए कहा, यह ज्यादा स्वाभाविक होगा अगर आप हमसे स्थानीय भाषा में नहीं, बल्कि सामान्य अंग्रेजी में बात करें। उसने उसकी ओर देखा, उसकी शैतानी इच्छा शक्ति को महसूस किया। क्या ऐसा होगा? उसने सामान्य अंग्रेजी में कहा। क्या ऐसा होगा? क्या आपके और मेरे बीच कही गई कोई भी बात स्वाभाविक होगी, जब तक कि आपने यह न कहा हो कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी बहन को फिर से देखने से पहले ही नरक में चला जाऊं, और जब तक कि मैंने फिर से कुछ ऐसा अप्रिय न कहा हो? क्या कोई और बात स्वाभाविक होगी? ओह हाँ, हिल्डा ने कहा, बस अच्छे शिष्टाचार ही काफी स्वाभाविक होंगे। दूसरी प्रकृति, ऐसा कहें तो। उसने कहा। फिर वह हंसने लगा। नहीं, उसने कहा, मैं शिष्टाचार से थक गया हूँ। मुझे रहने दो। हिल्डा सच में हैरान और गुस्से से पागल हो गई थी। आखिरकार वह ये तो दिखा सकता था कि उसे एहसास है कि उसे सम्मानित किया जा रहा है। इसके बजाय अपने नाटक और प्रभुतापूर्ण हाव भाव से उसे ऐसा लग रहा था कि वह सम्मान देने वाला खुद है। बस धृष्टता। बेचारी गुमराह कोनी, उस आदमी के चंगुल में। तीनों ने चुपचाप खाना खाया। हिल्डा ने देखा कि उसके खाने पीने के तौर तरीके क्या हैं। वो यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि वह सहज रूप से उससे कहीं ज्यादा नाजुक और सभ्य था। उसमें एक तरह की स्कॉटिश भद्दापन था, और इसके अलावा उसमें अंग्रेजों जैसा शांत और आत्मविश्वासी स्वभाव था। कोई ढीलापन नहीं था। उससे बेहतर बनना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वह भी उससे बेहतर नहीं हो सका। और क्या आपको सचमुच लगता है, उसने थोड़ा अधिक मानवीय भाव से कहा, ये जोखिम उठाने लायक है? क्या जोखिम उठाने लायक है? मेरी बहन के साथ यह घटना। उसने अपनी चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट बिखेरी। यो, मोनेक्स, एयर। फिर उसने कोनी की ओर देखा। ये सब तुम्हारी अपनी मर्जी से हो रहा है, बेटी, है न? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ। कोनी ने हिल्डा की ओर देखा। काश तुम इस पर आपत्ति न करती, हिल्डा। स्वाभाविक रूप से मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन किसी को तो इन चीज़ों के बारे में सोचना ही होगा। आपके जीवन में किसी तरह की निरंतरता होनी चाहिए। आप बस गड़बड़ नहीं कर सकते। एक क्षण का विराम हुआ। अरे, निरंतरता, उसने कहा, और इससे क्या? तुम्हारे जीवन में क्या निरंतरता है? मुझे लगा कि तुम तलाक ले रही हो। यह क्या निरंतरता है? तुम्हारी अपनी जिद की निरंतरता। मैं इतना तो समझ सकता हूँ। और इससे तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? तुम अपनी निरंतरता से ऊब जाओगी, इससे पहले कि तुम एक मोटी उम्र की हो जाओ। एक जिद्दी औरत और अपनी मर्जी से, हाँ, वे एक तेज निरंतरता बनाते हैं, वे बनाते हैं। भगवान का शुक्र है, यह मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें एंडलिन दिया है। हिल्डा ने कहा, मुझसे इस तरह बात करने का तुम्हें क्या अधिकार है? ठीक है, आपको अपनी निरंतरता में अन्य लोगों को शामिल करने का क्या अधिकार है? लोगों को उनकी अपनी निरंतरता पर छोड़ दें। मेरे प्यारे आदमी, क्या आपको लगता है कि मैं आपके बारे में चिंतित हूँ? हिल्डा ने धीरे से कहा। हाँ, उसने कहा, तुम हो, क्योंकि यह एक जबरदस्ती का मामला है। तुम कमोबेश मेरी भाभी हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह अभी भी बहुत दूर है। इतनी दूर नहीं, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। तुम्हारे जीवन के पीछे मेरी अपनी तरह की निरंतरता है, तुम्हारे जैसी ही, किसी भी दिन। और अगर तुम्हारी बहन मेरे पास थोड़ी सी छूत और कोमलता के लिए आती है, तो वह जानती है कि उसे क्या चाहिए। वह पहले भी मेरे बिस्तर पर रही है, जो तुम नहीं कर पाए, भगवान का शुक्र है, तुम्हारी निरंतरता के साथ। एक मौन विराम था, इससे पहले कि वह आगे कहता, मैं अपने नितंबों के आगे की ओर पैंट नहीं पहनता। और अगर मुझे अचानक कोई धन मिल जाता है, तो मैं अपने भाग्य का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आदमी को उस लड़की से बहुत आनंद मिलता है, जो तुम्हारे जैसे किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा है। यह अफसोस की बात है, क्योंकि तुम एक सुंदर केकड़े के बजाय एक अच्छे सेब को भी जोड़ सकते हो।
तुम्हारे जैसी महिलाओं को उचित ग्राफ्टिंग की जरूरत होती है। वो उसकी ओर एक अजीब टिमटिमाती मुस्कान के साथ देख रहा था, जो थोड़ी कामुकता और प्रशंसा से भरी हुई थी। और तुम्हारे जैसे पुरुषों को अलग कर दिया जाना चाहिए, उसने कहा, क्योंकि वे अपनी अश्लीलता और स्वार्थी वासना को उचित ठहराते हैं। हाँ मैडम, ये तो बहुत बड़ी दया है कि मेरे जैसे कुछ लोग बचे हैं। लेकिन जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। जाना। हिल्डा उठकर दरवाजे की ओर चली गई थी। वह उठा और खूंटी से अपना कोट उतार लिया। उन्होंने कहा, मैं अकेले ही अपना रास्ता अच्छी तरह खोज सकती हूँ। मुझे संदेह है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने सहजता से उत्तर दिया। वे फिर से चुपचाप गली में बेतुकी कतार में चल पड़े। एक उल्लू अभी भी चिल्ला रहा था। उसे पता था कि उसे गोली मार देनी चाहिए। कार जस की तस खड़ी थी, थोड़ी उससे भीगी हुई। हिल्डा उसमें बैठी और इंजन चालू किया। बाकी दो लोग इंतजार कर रहे थे। मैं बस इतना कहना चाहती थी, उसने अपनी खाई से कहा, मुझे संदेह है कि तुम दोनों में से कोई भी यह पा सकेगा कि यह इसके लायक है। एक आदमी का भोजन दूसरे आदमी के लिए जहर है, उसने अंधेरे से बाहर आकर कहा। लेकिन मेरे लिए यह मांस और पेय है। रोशनी बुझ गई। मुझे सुबह तक इंतजार मत करवाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। शुभ रात्रि। कार धीरे धीरे मुख्य सड़क पर आई, फिर तेजी से दूर चली गई, जिससे रात में सन्नाटा छा गया। कोनी ने डरते डरते उसका हाथ पकड़ा और वे गली से नीचे चले गए। वो कुछ नहीं बोला। आखिरकार उसने उसे रोक लिया। मुझे चूमो, वह धीरे से बोली। नहीं, थोड़ा रुको, मुझे शांत होने दो, उसने कहा। ये सुनकर वह खुश हो गई। उसने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था और वे चुपचाप गली से नीचे चले गए। वह अभी उसके साथ होने से बहुत खुश थी। वह कांप उठी, ये जानते हुए कि हिल्डा ने उसे छीन लिया होगा। वह रहस्यमयी रूप से चुप था। जब वे पुनः झोपड़ी में आए तो वह खुशी से उछल पड़ी कि अब वह अपनी बहन से मुक्त हो जाएगी। लेकिन तुमने हिल्डा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, उसने उससे कहा। उसे समय रहते थप्पड़ मार दिया जाना चाहिए था। लेकिन क्यों? और वह बहुत अच्छी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, शाम के कामों में व्यस्त हो गया, एक शांत, अपरिहार्य तरह की हरकत के साथ। वह बाहर से तो नाराज था, लेकिन उससे नहीं। ऐसा कोनी को लगा, और उसके गुस्से ने उसे एक अनोखी खूबसूरती, एक आंतरिकता और चमक दी जिसने उसे रोमांचित कर दिया और उसके अंगों को पिघला दिया। फिर भी उसने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जब तक वह बैठकर अपने जूतों के फीते खोलने नहीं लगा। फिर उसने अपनी भौहों के नीचे से उसकी ओर देखा, जिस पर गुस्सा अभी भी दृढ़ था। क्या तुम ऊपर नहीं जाओगे? उसने कहा। वहाँ एक मोमबत्ती है। उसने अपना सिर तेजी से हिलाकर टेबल पर जलती मोमबत्ती की ओर इशारा किया। उसने आज्ञाकारी ढंग से उसका इशारा स्वीकार कर लिया, और जब वह पहली सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो उसने उसके कूल्हों की पूरी वक्रता को देखा। ये कामुक आवेश की एक रात थी, जिसमें वह थोड़ी चौंक गई थी और लगभग अनिच्छुक थी, फिर भी कामुकता के चुभने वाले रोमांच से फिर से चुभ गई, कोमलता के रोमांच से अलग, तीक्ष्ण, अधिक भयानक, लेकिन इस समय अधिक वांछनीय। हालांकि थोड़ा डरी हुई थी, उसने उसे अपना रास्ता अपनाने दिया, और लापरवाह, बेशर्म कामुकता ने उसे उसकी नींव तक हिला दिया, उसे बिल्कुल नंगा कर दिया और उसे एक अलग महिला बना दिया। ये वास्तव में प्यार नहीं था, ये कामुकता नहीं थी, ये कामुकता थी जो आग की तरह तीखी और जलती थी, आत्मा को जलाकर राख कर देती थी। शर्म को जलाकर, सबसे गहरी, सबसे पुरानी शर्म को, सबसे गुप्त स्थानों में जलाकर। उसे अपने तरीके से और अपनी इच्छा से काम करने देने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ा। उसे एक निष्क्रिय, सहमति वाली चीज बनना पड़ा, एक गुलाम की तरह, एक शारीरिक गुलाम। फिर भी जुनून उसके चारों ओर चाट रहा था, भस्म कर रहा था, और जब इसकी कामुक ज्वाला उसकी आंतों और छाती के माध्यम से दबाती थी, तो उसे वास्तव में लगता था कि वह मर रही है, फिर भी एक मार्मिक, अद्भुत मौत। वह अक्सर सोचती थी कि एबेलार्ड का क्या मतलब था, जब उसने कहा कि अपने प्यार के वर्ष में वह और हेलो इस जुनून के सभी चरणों और परिष्कारों से गुजरे थे।
1000 साल पहले भी यही बात थी, 10,000 साल पहले भी यही बात थी। ग्रीक फूलदानों पर भी यही बात थी, हर जगह। जुनून की परिष्कार, कामुकता की असाधारणता, और ज़रूरी, हमेशा के लिए ज़रूरी, झूठी शर्म को जलाकर शरीर के सबसे भारी अयस्क को पवित्रता में बदलना। विशुद्ध कामुकता की आग से। गर्मियों की छोटी सी रात में उसने बहुत कुछ सीखा। उसे लगता था कि औरत शर्म से मर जाती, लेकिन शर्म मर गई। शर्म, जो डर है, गहरी जैविक शर्म, पुराना शारीरिक डर जो हमारी शारीरिक जड़ों में छिपा रहता है और जिसे केवल कामुक आग से ही भगाया जा सकता है। आखिरकार यह पुरुष के लिंग के शिकार द्वारा जगाया गया और परास्त किया गया, और वह अपने जंगल के बिल्कुल बीच में आ गई। उसे लगा, अब वह अपनी प्रकृति की असली आधारशिला पर आ गई है और अनिवार्य रूप से बेशर्म है। वह अपनी कामुक आत्मा थी, नग्न और बेशर्म। उसे एक जीत का एहसास हुआ, लगभग एक घमंड। तो ऐसा ही था जीवन, ऐसा ही था खुद का सच। छिपाने या शर्मिंदा होने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपनी अंतिम नग्नता को एक आदमी, दूसरे प्राणी के साथ साझा किया। और वह आदमी कितना लापरवाह शैतान था, वाकई शैतान जैसा। उसे सहने के लिए मजबूत होना पड़ता था, लेकिन शारीरिक जंगल के मूल, जैविक शर्म की आखिरी और सबसे गहरी जगह तक पहुंचने में कुछ समय लगा। केवल लिंग ही उसे खोज सकता था, और उसने उस पर कैसे दबाव डाला था, और कैसे, डर के मारे, वह इससे नफरत करती थी। लेकिन वह वास्तव में इसे कैसे चाहती थी, अब उसे पता चल गया था। अपनी आत्मा की गहराई में, मूल रूप से, उसे इस लिंग के शिकार की जरूरत थी। वह गुप्त रूप से इसे चाहती थी, और उसे विश्वास था कि वह इसे कभी नहीं पा सकेगी। अब अचानक वह वहां था, और एक आदमी उसकी आखिरी और अंतिम नग्नता को साझा कर रहा था। वह बेशर्म थी। कवि और सभी कितने झूठे थे। उन्होंने किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे भावुकता चाहिए, जबकि किसी को जो चाहिए था वह था ये तीखा, भस्म करने वाला, बल्कि भयानक कामुकता। एक ऐसे आदमी को ढूंढना जिसने बिना किसी शर्म, पाप या अंतिम संदेह के ऐसा करने की हिम्मत की। अगर उसे बाद में शर्म आती और किसी को शर्मिंदगी महसूस होती तो कितना भयानक होता। अफसोस की बात है कि ज्यादातर पुरुष इतने कुत्ते जैसे होते हैं, थोड़े शर्मनाक, क्लिफर्ड की तरह, यहाँ तक कि माइकेलिस की तरह, दोनों ही कामुकता में थोड़े कुत्ते जैसे और अपमानजनक। मन का सर्वोच्च आनंद। और एक महिला के लिए यह क्या है? वास्तव में पुरुष के लिए भी यह क्या है? वह अपने मन में भी केवल गंदा और कुत्ता जैसा हो जाता है। मन को शुद्ध और तेज करने के लिए भी शुद्ध कामुकता की आवश्यकता होती है। शुद्ध उग्र कामुकता, गंदगी नहीं। हे भगवान, एक आदमी कितना दुर्लभ है। वे सभी कुत्ते हैं जो दौड़ते हैं, सूंघते हैं और संभोग करते हैं। एक ऐसा आदमी मिला जो न तो डरता था और न ही शर्मिंदा। उसने अब उसे देखा, एक जंगली जानवर की तरह सो रहा था, दूर दूर की दूरी में। वह उससे दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह नीचे बैठ गई, जब तक कि उसके जागने से वह पूरी तरह से जाग नहीं गई। वह बिस्तर पर बैठा हुआ था, उसे नीचे देख रहा था। उसने अपनी नग्नता उसकी आंखों में देखी, उसे तुरंत पता चल गया। और खुद के बारे में तरल, पुरुष ज्ञान उसकी आंखों से बहता हुआ और कामुकता से उसे लपेटता हुआ प्रतीत हुआ। ओह, अंगों और शरीर का आधा सो जाना, भारी और जोश से भरा होना कितना कामुक और प्यारा था। क्या अब जागने का समय हो गया है? उसने कहा। 6:30। उसे 8 बजे गली के अंत में पहुंचना था। हमेशा हमेशा यह मजबूरी। मैं नाश्ता बनाकर यहाँ ले आऊंगा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? उन्होंने कहा। ओह हाँ। फ्लोसी नीचे धीरे से फुसफुसाए। वह उठा और अपना पजामा उतार फेंका और खुद को तौलिए से रगड़ा। जब इंसान साहस और जीवन से भरा होता है तो ये कितना सुंदर होता है। इसलिए उसने सोचा, जबकि वह उसे चुपचाप देख रही थी। पर्दा हटा दोगे क्या? सुबह की कोमल हरी पत्तियों पर सूरज की रोशनी चमक रही थी और जंगल नीला ताज़ा दिखाई दे रहा था। वह बिस्तर पर बैठी थी और स्वप्निल रूप से डोमर की खिड़की से बाहर देख रही थी।
उसकी नंगी बाहें उसके नंगी स्तनों को एक साथ दबा रही थीं। वह अपने कपड़े पहन रहा था। वह जीवन का आधा सपना देख रही थी, उसके साथ एक जीवन, बस एक जीवन। वह उसकी खतरनाक, झुकी हुई नग्नता से भाग रहा था। क्या मैंने अपनी नाइटी पूरी तरह खो दी है? उसने कहा। उसने अपना हाथ बिस्तर में नीचे धकेला और रेशम का पतला टुकड़ा बाहर निकाला। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मेरे टखनों पर रेशम जैसा एहसास हो रहा है। लेकिन नाइट ड्रेस लगभग 2 भागों में फटी हुई थी। कोई बात नहीं, उसने कहा, ये वास्तव में यहीं का है। मैं इसे छोड़ दूंगी। अरे, रहने दो, मैं इसे रात को अपने पैरों के बीच रख सकता हूँ, साथ देने के लिए। इस पर कोई नाम या निशान नहीं है न? वो फटी हुई चीज पर फिसल गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। खिड़की खुली थी, सुबह की हवा अंदर आ रही थी और पक्षियों की आवाज आ रही थी। पक्षी लगातार उड़ रहे थे। फिर उसने फ्लॉसी को बाहर घूमते देखा। सुबह हो चुकी थी। नीचे उसने उसे आग जलाते, पानी पंप करते और पीछे के दरवाजे से बाहर जाते हुए सुना। धीरे धीरे बेकन की महक आने लगी और आखिरकार वह एक बड़ी काली ट्रे लेकर ऊपर आया जो दरवाजे से आसानी से गुजर सकती थी। उसने ट्रे को बिस्तर पर रख दिया और चाय डाल दी। कोनी अपनी फटी हुई नाइट ड्रेस में बैठी थी और भूख से अपने खाने पर गिर पड़ी। वो एक कुर्सी पर बैठा था और उसकी प्लेट घुटनों पर थी। ये कितना अच्छा है, उसने कहा। एक साथ नाश्ता करना कितना अच्छा है। वह चुपचाप खाना खा रहा था, उसका ध्यान उस समय पर था जो तेजी से बीत रहा था। इससे उसे याद आ गया, ओह, काश मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह पाता और रग्बी लाखों मील दूर होता। ये रग्बी ही है जिससे मैं वास्तव में दूर जा रहा हूँ। तुम्हें ये पता है न? हाँ, और तुम वादा करो कि हम साथ रहेंगे और साथ में जीवन बिताएंगे, तुम और मैं। तुम मुझसे वादा करते हो, है न? हाँ, जब हम कर सकते हैं। हाँ, और हम करेंगे, है न? वह झुकी, जिससे चाय गिर गई और उसने उसकी कलाई पकड़ ली। हाँ, उसने चाय को ठीक करते हुए कहा, अब हम साथ साथ नहीं रह सकते, है न? उसने आकर्षक लहजे में कहा। वह अपनी चमकती हुई मुस्कान के साथ उसकी ओर देखने लगा। नहीं, उसने कहा, बस तुम्हें 25 मिनट में शुरू करना है। क्या मैंने ऐसा किया है? वह चिल्लाई। अचानक उसने चेतावनी भरी उंगली उठाई और खड़ा हो गया। फ्लोसी ने पहले एक छोटी सी भौंक दी, फिर चेतावनी के तौर पर 3 बार ऊंची और तीखी आवाजें निकाली। चुपचाप उसने अपनी प्लेट ट्रे पर रखी और नीचे चला गया। कॉन्स्टेंस ने उसे बगीचे के रास्ते से नीचे जाते हुए सुना। वहां बाहर साइकिल की घंटी बज रही थी। सुप्रभात, मिस्टर मेलर्स। पंजीकृत पत्र। ओह अरे, पेंसिल है। यहाँ आप हैं। वहां एक विराम था। कनाडा, अजनबी की आवाज ने कहा। अरे, वो ब्रिटिश कोलंबिया में मेरा एक दोस्त है। पता नहीं उसे क्या रजिस्टर करवाना है। एप्पल ने तुम्हारे लिए भाग्य भेजा है, जैसे कुछ और चाहता है। विराम। अच्छा, फिर से सुंदर दिन। हाँ, सुबह। कुछ देर बाद वह फिर ऊपर आया, थोड़ा गुस्से में दिख रहा था। डाकिया, उसने कहा। बहुत जल्दी, उसने जवाब दिया। ग्रामीण क्षेत्र, जब वह आता है तो प्रायः 7 बजे तक यहाँ आ जाता है। क्या आपके दोस्त ने आपको कोई बड़ी रकम भेजी है? नहीं, केवल ब्रिटिश कोलंबिया में एक जगह के बारे में कुछ तस्वीरें और कागजात। क्या आप वहां जाएंगे? मैंने सोचा कि शायद हम ऐसा कर सकें। ओह हाँ, मुझे लगता है ये बहुत सुंदर है। लेकिन डाकिये के आने से वह परेशान हो गया। ये लानत की बाइकें, ये तुम्हारे ऊपर तब तक चढ़ी रहती हैं जब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कहाँ हो। मुझे उम्मीद है कि उसे कुछ पता नहीं चला होगा। आखिर वह क्या खोज सकता था? तुम्हें अब उठना होगा और तैयार होना होगा। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। उसने उसे कुत्ते और बंदूक के साथ गली में जासूसी करते हुए जाते देखा। वह नीचे गई और नहा धोकर तैयार हो गई। जब तक वह वापस आया, उसने छोटे से रेशमी बैग में कुछ सामान रख लिया। उसने ताला लगा दिया और वे चल पड़े, लेकिन जंगल से होकर, गली से नहीं। वह सावधान था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति पिछली रात जैसे समय के लिए जीता है?
उसने उससे कहा, हाँ, लेकिन सोचने के लिए बाकी समय भी है, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। वे घने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, वह चुपचाप आगे चल रहा था। और हम साथ साथ रहेंगे और साथ साथ जीवन बिताएंगे, है न? उसने विनती की। हाँ, उसने उत्तर दिया, बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ता हुआ। जब समय आएगा, अभी तो तुम वेनिस या कहीं और जा रहे हो। वह डूबते दिल के साथ मूक भाव से उसके पीछे चली गई। ओह, अब उसे जाना ही था। अंततः वह रुक गया। मैं यहीं पर हमला करूंगा, उसने दाईं ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उससे लिपट गई। लेकिन तुम मेरे लिए कोमलता बनाए रखोगे, है न? उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे कल रात बहुत पसंद आई। लेकिन तुम मेरे लिए कोमलता बनाए रखोगे, है न? उसने उसे चूमा और एक पल के लिए उसे अपने पास रखा। फिर उसने आह भरी और उसे फिर से चूमा। मुझे जाकर देखना होगा कि कार वहाँ है या नहीं। वह नीचे की झाड़ियों और झाड़ियों के ऊपर से आगे बढ़ा और फर्न के बीच से एक निशान छोड़ गया। 1-2 मिनट के लिए वह चला गया। फिर वह वापस लौट आया। कार अभी तक वहाँ नहीं आई है, उसने कहा। लेकिन सड़क पर बेकरी की गाड़ी है। वह चिंतित और परेशान लग रहा था। सुनो, उन्होंने एक कार की धीमी सी आवाज़ सुनी जो पास आ रही थी। पुल पर उसकी गति धीमी हो गई। वह बहुत ही शोकपूर्ण भाव से फन के बीच से उसके पीछे पीछे चली गई और एक विशाल होली हेज के पास पहुंची। वो उसके ठीक पीछे था। यहाँ, वहाँ से जाओ, उसने एक छेद की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं बाहर नहीं आऊँगा। वह निराशा में उसकी ओर देखने लगी, लेकिन उसने उसे चूमा और उसे जाने दिया। वह पूरी तरह से दुखी होकर होली और लकड़ी की बाड़ के बीच से रेंगती हुई छोटी सी खाई से नीचे गिरती हुई गली में पहुंची, जहां हिल्डा झल्लाहट में कार से उतर रही थी। तुम वहां क्यों हो? हिल्डा ने पूछा। वह कहाँ है? उद्धरण, वह नहीं आ रहा है। कोनी के चेहरे पर आंसू थे जब वह अपने छोटे से बैग के साथ कार में बैठी। हिल्डा ने मोटरिंग हेलमेट और खराब दिखने वाले चश्मे को झपट कर निकाल लिया। इसे पहन लो, उसने कहा, और कोनी ने भेस पहना, फिर लंबा मोटरिंग कोट, और वह बैठ गई, एक अमानवीय अपरिचित प्राणी की तरह। हिल्डा ने एक व्यावसायिक गति से कार स्टार्ट की। वे गली से बाहर निकल गए और सड़क पर दूर चले गए। कोनी ने चारों ओर देखा, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। दूर दूर वह फूट फूट कर रो रही थी। बिछड़ना इतना अचानक, इतना अप्रत्याशित रूप से हुआ था। यह मौत जैसा था। शुक्र है कि तुम कुछ समय के लिए उससे दूर रहोगी, हिल्डा ने क्रॉसहिल गांव से बचते हुए कहा।